हमारे घरों तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले गली के ट्रांसफॉर्मर से होकर आती है। इस ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट 440 वोल्ट होता है। यही 440 वोल्ट एक लो टेंशन एलटी लाइन से हमारे घर तक पहुंचता है, जहां से हमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। गली के इस ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई 11,000 वोल्ट की लाइन से मिलती है, जो 33 केवी सब स्टेशन से आती है। वहां का ट्रांसफॉर्मर 33 केवी को डाउन करके 11 केवी में बदल देता है। सब स्टेशन की वर्किंग हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। एक्चुअल में सब स्टेशन बहुत बड़ा होता है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ट्रांसमिशन लाइन है, इसलिए हमने सब स्टेशन को सिर्फ एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर से दिखाया है। 33 केवी सब स्टेशन को सप्लाई 132 केवी सब स्टेशन से मिलती है। फिर वहां से 220 केवी और उसके बाद में 440 केवी सब स्टेशन तक यह चेन चलती है। सबसे लास्ट में 765 केवी लाइन जनरेटिंग स्टेशन से आती है। असल में जनरेटर सिर्फ 11,000 वोल्ट ही बनाता है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर उसे 440 केवी या 765 केवी तक बढ़ा देते हैं। इतनी लंबी दूरी तक 765 केवी ले जाना आसान नहीं है। इस दौरान ट्रांसमिशन लाइनों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्किन इफेक्ट, कोरोना लॉस, सेग, वाइब्रेशन और भी बहुत है। तो चलो वन बाय वन इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। यदि हम ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को देखें तो इसमें मल्टीपल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, और यदि आप कंडक्टर के सेंटर को नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर भी ब्लैक कलर के कंडक्टर वही सेम थिन स्ट्रैंड्स में दिखेंगे। एक्चुअल में यह जो ब्लैक कलर के पतले पतले कंडक्टर होते हैं, यह स्टील रीइंफोर्स्ड के बने होते हैं। इनका काम करंट फ्लो करवाना नहीं होता। सेंटर के चारों तरफ यह जो कंडक्टर है, यह एल्यूमिनियम के बने होते हैं और करंट इन्हीं से फ्लो करता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है और यह लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। टावर से टावर के बीच की डिस्टेंस 300 से 400 मीटर होती है। इसको स्पेन बोलते हैं, और इतनी दूरी में कंडक्टर्स का वेट बहुत हो जाता है, तो कंडक्टर के सेंटर में लगा स्टील वायर इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस कंडक्टर को एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि इस पूरे कंडक्टर में हम पतले पतले वायर स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं, हम इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं जो मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि हम 765 केवी की लाइन की बात करें तो इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे जो करंट का फ्लो है वह कंडक्टर के आउटर स्पेस की तरफ जाने लगता है। यानी 765 केवी लाइन में कंडक्टर का डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है, और करंट सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलीमीटर ही इस कंडक्टर के अंदर तक आ पाएगा। यानी कंडक्टर के 99% एरिया में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसी को स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब आउटर सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर की वजह से पावर लॉस होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटे छोटे वायर स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो पूरे कंडक्टर से यूनिफॉर्मली होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्किन इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब एल्यूमिनियम के साथ में एक प्रॉब्लम है, यह थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करता है, यानी गर्मियों में ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसकी वजह से एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कंडक्टर का ऐसा झूला सा बन जाता है, जिसको सैग बोलते हैं। सैग टेंशन के इनवर्स प्रपोजन में होता है, यानी जैसे जैसे कंडक्टर में टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे वायर टाइट होता जाएगा। लेकिन सर्दियों में इन कंडक्टर्स के बीच में अपने आप टेंशन क्रिएट होने लगता है। जनरली जब 300 मीटर की स्पेन होती है तो अराउंड 5 से 6 मीटर की सैग रेंज होती है। अब ट्रांसमिशन लाइन काफी हाइट पर होती है, तो हवा इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो हवा कंडक्टर के दोनों तरफ से ऐसे पास होती है, जिससे एयर का फोर्स कंडक्टर पर लगता है। लेकिन कंडक्टर की वजह से इस एरिया में एयर का फ्लो हो ही नहीं रहा है। एक तरीके से यह खाली स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इस एरिया में एयर ऐसे सर्कुलेट करने लग जाएगी, जिसको वोर्टेक्स इफेक्ट बोलते हैं, और कंडक्टर वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब इस वाइब्रेशन से बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के टावर के पास में कुछ ऐसे स्टोक ब्रिज डैम्पर लगे रहते हैं। इसमें यह जो डंबल जैसे लगे हैं, यह वजन में भारी होते हैं, तो जब भी इनके पास में वाइब्रेशन पहुंचता है तो यह अपने हेवी वेट की वजह से यह वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अब यदि आपने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को देखा हो तो जब भी लाइन टावर के पास में पहुंचती है तो उसके पास में इंसुलेटर की स्ट्रिंग लगी रहती है और इन इंसुलेटर पर लाइन टर्मिनेट हो जाती है। अब लाइन को आगे कनेक्ट करने के लिए एक जंपर वायर से लाइन को टावर की दूसरी साइड में कनेक्ट किया जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस है। जब दो टावर के बीच में यदि कोई कंडक्टर ब्रेक हो गया तो सिर्फ टावर के बीच के कंडक्टर को ही बदलने की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से यह टावर पर लाइन को टर्मिनेट करने से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। जब लाइन के कंडक्टर को यहाँ पर इंसुलेटर के पास में कट किया जाता है तो इस कंडक्टर पर शार्प एज बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इस वजह से लाइन का कंडक्टर ऐसे चमकने लगता है। अब एक्चुअल में चमकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर का लॉस होता है और इस पावर लॉस को बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर इंसुलेटर के पास में कोरोना रिंग लगाई जाती है। यह अलग अलग शेप की हो सकती है और इसका सिंपल काम है जो वायर की एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट हो रहा था इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन बारिश की वाटर ड्रॉपलेट की वजह से कंडक्टर का सरफेस अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से भी फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी कोरोना डिस्चार्ज होता है, जिसको कोरोना रिंग कंट्रोल करती है।